1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम सिलेबस कंप्लीट करने की टेंशन तो रहती ही है, बट साथ में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दिमाग में चलता रहता है, एमटीपीज़ एंड आरटीपीज़। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने? हाय, दिस इज़ सीए काव्या अग्रवाल एकेए क्रैक विद काव्या। मेनी ऑफ यू आर आस्किंग दीदी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने अटेम्प्ट्स किए आरटीपी और एमटीपी सॉल्व करना चाहिए? प्रॉपर मॉक टेस्ट देना चाहिए कि नहीं? कितने मॉक टेस्ट देना चाहिए आइडियली? और अभी तो मेरा सिलेबस ही चल रहा है, अभी तो मेरा पूरा कोर्स रिवीजन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर मॉक टेस्ट मैं कैसे प्लान करूँ, क्योंकि मेरा प्लान ही नहीं हो पाएगा। एंड सब बोलते हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो ऑब्वियसली और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, बट मैं जो भी मेरा प्लान है उसमें मॉक टेस्ट फिट ही नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँ? मैं एक काम करूँ कि मैं अभी मॉक टेस्ट पेपर जो भी आईसीएआई की डेट्स हैं, उसके हिसाब से मैं दे दूँ और उसके बाद मैं अपना रिविज़न कंटिन्यू करूँ। कैसे करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पर मैं एक बात ऑनेस्टली बताऊँ, आई नो दिस कन्फ्यूज़न, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस किया था ये कन्फ्यूज़न। इनफैक्ट हर अटेम्प्ट में एक नया-नया कन्फ्यूज़न होता था, क्योंकि ऑब्वियसली आई वांटेड टू डू द बेस्ट फॉर मी। मैं कुछ मतलब मैं ऐसे प्लानिंग करना चाहती थी कि मुझे एग्ज़ाम में अपना बेस्ट वर्ज़न मिले, मैं एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करूँ एंड जितनी भी मैंने प्रैक्टिस की है, मैं उसका बेस्ट आउटपुट निकाल सकूँ। सो इधर-उधर की बातें बाद में करेंगे, सीधा पॉइंट में आएँगे। मॉक टेस्ट पेपर्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आइडियली येस। आरटीपीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आइडियली येस। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपने अच्छे से की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर द सिंपल रीज़न एमटीपीज़ एंड आरटीपीज़ होती है टू गेट एन आइडिया। स्पेशली जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उनको आइडिया नहीं है कि सीए के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। ऑब्वियसली जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स का अपना एक पैटर्न है, सीए के एग्ज़ाम्स का अपना एक पैटर्न है। सो टू नो हाउ एग्ज़ाम इज़, एमटीपी देना सजेस्टेड होता है। मॉक टेस्ट कितने देना चाहिए? एवरीवन सजेस्ट 2, बट मैं अगर एक चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं भी दे रहे हो, आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो भी आप एग्ज़ाम में उतने ही कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। अगर आपने आरटीपीज़ भी स्पेशली ऐसे उठा के लास्ट 3 अटेम्प्ट भी सॉल्व नहीं किए, फिर भी आप एग्ज़ाम में उतने ही कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। बट उसके लिए आपको जब आप रिवीजन कर रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड मैं अगर आउट ऑफ एक्सपीरियंस और जितने लोगों से मैंने बात की है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँ, तो आरटीपी एमटीपी को अगर आप साइड भी रख दो, उसके बाद भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करने की नीड है, क्योंकि एग्जाम रिटन होता है, कोई वर्बल या ऑडिट नहीं करना होता है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको स्टेप्स आते हैं, बट अगर आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं की है, तो एक छोटा-सा पॉइंट मिस हो जाता है या फिर एक छोटा-सा एडजस्टमेंट नया आ जाता है एंड आपको कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो इसलिए लिख के प्रैक्टिस करना इज़ अ मस्ट। अब एमटीपी की बात करें, देखो मेरे साथ क्या होता था ना, मैं रिवीजन प्लान करती थी, मैं स्टडी प्लान बनाती थी, बट कहीं न कहीं मेरा स्टडी प्लान काफ़ी डिले होने लगता था, जिसलिए स्पेसिफिकली जो मैंने एमटीपी के लिए टाइम एलोकेट किया है, वो मेरे लिए टाइम नहीं बचता था। एक चीज़ और होती थी मेरे साथ कि मैं जो टाइम एलोकेट करती भी थी ना, तो अब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, एमटीपी कल दे दूँगी, आज मैं इतना पोर्शन बचा हुआ है, ये मेरा बैकलॉग हो गया है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और ऐसे कल करते-करते मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था, और स्पेशली अगर मैं एमटीपी करने बैठती थी, तो मैं कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की तो फिर भी कर लेती थी जैसे-तैसे, बट 3 घंटा प्रॉपर बैठ के मैं टेस्ट नहीं दे पाती थी, अब कुछ भी रीज़न कह लो। तो मैंने फिर क्या स्टार्ट किया था? मैंने क्या स्टार्ट किया था वो जानने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन बैंक से रिवीजन करते रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक इमेज छप जाती है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो एक सीक्वेंस कह लो या फिर पैटर्न कह लो, या जो भी आप उस बुक से इतना यूज़्ड टू हो जाते हो कि जब आप उस बुक से क्वेश्चन उठा के सॉल्व करते हो, तो आपसे हो जाता है, क्योंकि आप उस कॉन्टेक्स्ट से फ़ैमिलियर हो, बट आप किसी एक रैंडम क्वेश्चन बैंक या फिर रैंडम कहीं पे भी वो क्वेश्चन देख के सॉल्व करते हो, तो थोड़ा-सा अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है दिमाग में। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए टेस्ट, मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं, या फिर मतलब देना सजेस्टेड रहता है। नाउ आई विल टेल मैं क्या करती थी। अब मैं मॉक टेस्ट पेपर पूरे तो नहीं लिख पाती थी, तो मैं जब 5-6 चैप्टर्स मेरे हो जाते थे,
मैं कोई भी मॉक टेस्ट पेपर उठाती थी, अब ऑब्वियसली वो चैप्टर्स मैं कर चुकी हूँ, तो मुझे उसके क्वेश्चन मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकती हूँ। तो वो क्वेश्चंस आइडेंटिफ़ाई करके मैं उनको पूरा-पूरा सॉल्व करती थी। तो अब 5-6 चैप्टर्स अगर हुए हैं, तो आइडियली मुझे 5-6 में से 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएँगे, नहीं तो 4-5 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएँगे। अब मैं उनको 100% सॉल्व करती थी बिना सॉल्यूशन देके, देन मैं उसको आईसीआई के आंसर से मैच करती थी। मैच करने में मेरे 3 की एनालिसिस होते थे। फर्स्ट ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअली आप कहाँ रॉन्ग हो। सेकंड कौन-सा वर्किंग नोट इंस्टीट्यूट ने बनाया है बट मैंने नहीं बनाया है। वर्किंग नोट का फ्लो क्या है एंड थर्ड प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सिंपल रीजन स्टेप मार्किंग होती है। जो कॉपी चेक कर रहा है वो बहुत सारी कॉपीज चेक कर रहा है, सिर्फ आपकी कॉपी नहीं चेक कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास एक बंडल ऑफ पेपर्स हो जाएगा तो आप भी इतना ध्यान से एक एक चीज नहीं देखोगे कि जो आपने आंसर प्रेजेंट किया है वो किस अंडरस्टैंडिंग से या किस माइंडसेट से किया है। आप भी ऑब्वियसली जो आपके पास स्टैंडर्ड आंसर होंगे उनसे आप देख के चेक करोगे, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो इसलिए 3 की एनालिसिस मैं ध्यान देती थी। फर्स्ट वन इज़ कॉन्सेप्चुअली कहाँ रॉन्ग हूँ, सेकंड वन इज़ वर्किंग नोट्स एंड थर्ड वन इज़ प्रेजेंटेशन। तो ऐसे ऑब्वियसली मेरा एक फुल 3 घंटे का मॉक नहीं हो पाता था। येस, बट जो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है मेरा, वो चीज़ मैं काफ़ी उसमें वर्क कर लेती थी। बट एक चीज़ इसमें मैं और बोलूँगी कि जैसे मेरे साथ ना टाइमिंग इश्यू नहीं थी। एग्ज़ाम मैं ऑन टाइम कंप्लीट कर लेती थी अनलेस एंड अनटिल पेपर बहुत लेंदी आ जाए। तो राइटिंग स्पीड मेरी ठीक थी क्योंकि मैं क्वेश्चंस को लिख के भी सॉल्व करती थी काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए 3 घंटे मैं नहीं भी देती थी, तो मुझे टाइमिंग इश्यूज़ नहीं होते थे। जो सिली मिस्टेक्स है, जो कॉन्सेप्चुअल गैप है या फिर जो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है, उसमें मैं काम करती थी। बट इफ़ यू हैव टाइमिंग इश्यूज़, इफ़ आपको लगता है कि थोड़ा-सा राइटिंग स्पीड स्लो है, एग्ज़ाम ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली द फर्स्ट सजेशन इज़ 3 आवर्स का टाइमर लगा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। दैट टू कंप्लीट स्टेप्स के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पूरे-पूरे स्टेप्स लिखने होंगे, पूरे वर्किंग नोट्स बनाने होंगे, कोई एक्सप्लेनेशन देना है वो भी देना होगा। जो हम घर पे नहीं लिखते हैं तो हमें लगता है पेपर एक ऑन टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है, बट एग्ज़ाम में जब उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की ऑब्वियसली टाइम आता है, तो अब आपको टाइम तो ज़्यादा कंज़्यूम होगा ही होगा। तो इससे लिए इफ़ टाइमिंग इश्यूज़ है, प्लीज़ 3 आवर्स का टाइमर लगा के सॉल्व योर क्वेश्चंस कंप्लीटली एज़ यू आर सॉल्विंग इन एग्ज़ाम्स। सेकंड, अब अगर 3 घंटे का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो एंड रिविज़न काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है, सो यू कैन डू वन थिंग इज़, एक हर क्वेश्चन को कितना टाइम अलोकेट करना चाहिए उसका आइडिया तो होता ही है हमें। सो सॉल्व इंडिविजुअल क्वेश्चंस टाइमर लगा के। आई मीन जो फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी मैंने बताई, जो मैं अडॉप्ट करती थी कि 5-6 चैप्टर्स कंप्लीट करके उनको सॉल्व करने वाली, उस स्ट्रैटेजी को आप टाइमर लगा के फिर सॉल्व करो। क्योंकि अगर आप, अब जैसे कि 5-6 क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उस चैप्टर के, तो अब आप अगर टाइमर लगाओगे तो यू विल अलोकेट 20 मिनट्स, 25 मिनट्स फॉर अ क्वेश्चन। तो अब उसको आप सम अप करोगे तो आपके पास एक टारगेटेड टाइम आ जाएगा कि उतने टाइम में वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब मैं बताती हूँ एक बहुत बड़ी लर्निंग जो मेरे सीनियर फ्रेंड ने मुझे सिखाई थी कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती थी कि लाइक हर कोई बोलता है लास्ट 3 अटेम्प्ट की एमटीपीज़ करना है, 3 अटेम्प्ट्स की आरटीपी अलग से करना है एंड दिस इज़ अ मस्ट, बहुत ज़रूरी है करना, एंड मेरा नहीं हो पाता था। तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरे दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ बैठ जाती थी और मैं कितना भी प्रैक्टिस कर लूँ बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था, क्योंकि दिमाग में एक छोटे से कोने में वो बात मेरे चलती रहती थी कि यार मैंने लास्ट 3 अटेम्प्ट्स की एमटीपीज़, आरटीपीज़ नहीं की है। तो मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया एंड ही आस्क्ड कि काव्या, एग्ज़ाम 120 मार्क्स का होता है। आई सेड येस। बोला तुझे 120 मार्क्स के सॉल्व करने होते हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे 100 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मैंडेटरी। उसने बोला ठीक है। देन ही आस्क्ड कि व्हाट अबाउट यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ 80 मार्क्स, बट वो 80 मार्क्स का तुम एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर रहे हो रादर देन अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, बट वो 100 मार्क्स में तुम्हारी बहुत सारी मिस्टेक्स है और तुम
किसी भी क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली नहीं सॉल्व कर रही हो। तो आई वाज़ लाइक कि ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन इज़ बेटर कि मैं 80 मार्क्स का अगर एक्यूरेटली सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरे उसमें भी आराम से एग्ज़ाम्शन आ सकते हैं। तो ही सेड कि ठीक है, लेट्स अज्यूम कि तुमने 80 मार्क्स का सॉल्व किया और वो 20 मार्क्स के वो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे पास एमटीपी आरटीपी से आ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है कि मैं उस 20 मार्क्स के पीछे इतना परेशान हो रही हूँ, मैंने 80 मार्क्स का तो देखा ही नहीं, मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। सो आई विल सजेस्ट यू द सेम थिंग। नहीं हो पा रही एमटीपी आरटीपी लास्ट 3 अटेम्प्ट्स की, कोई बात नहीं। जितना आप कर रहे हो एटलीस्ट उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो, उसको कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करो। एंड एक चीज़ और, यार प्लीज स्टॉप एक्सपेक्टिंग सेम क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस इन एग्जाम। यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर अ प्रोफेशनल एग्जाम एंड फाइनल का एग्जाम क्लियर करके यू विल बी अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट। सी इंटर का एग्जाम कंप्लीट करके यू विल बी सीए फाइनलिस्ट, यू विल गो फॉर योर आर्टिकलशिप। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग सेम और सिमिलर क्वेश्चंस। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हो तो सेम क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। क्वेश्चंस आर all for practicing concepts, questions are all to understand concepts। तो आप अगर सिम क्वेश्चंस सेम या सिमिलर मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट नहीं भी मिल रहे हैं तो डोंट पैनिक। डोंट जस्ट थिंक कि आपने एमटीपी आरटीपी नहीं किया या फिर ये आपने एक्स क्वेश्चन बैंक या वाई क्वेश्चन बैंक नहीं किया तो इसीलिए आपको वो चीज़ इतने अच्छे से नहीं बनी। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है बट वो क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है तो उसका रीज़न ये है कि यू आर कॉन्सेप्चुअली वीक। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की थी, इसीलिए स्टेप्स नहीं समझ आ रहे हैं, फ्लो नहीं समझ आ रहा है। So stop chasing question banks, MTPs, RTPs. Focus on what you have, focus on what you are studying, focus on practice and focus on self evaluation. बाकी कोई भी दिक्कत हो, please reach me. I know how it feels to study alone. That is why I always say I am here. कोई भी टेंशन है, just reach me out. अच्छे से पढ़ाई करो, stay healthy and stay tuned.